आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैथ्स अगर तू नागिन है तो बाज हूं मैं, तेरी हर जहर का इलाज हूं मैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो ये पहला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से आपका रैशनल नंबर से तो दिया है एचसीएफ, वेयर इज पेन, हाँ एचसीएफ दिया है और हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। और पहला नंबर ये दे रखा है और दूसरा नंबर भी दे रखा है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यह फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम दिया है, नहीं दिया है तो एलसीएम लिख देते हैं। मल्टीप्लाई एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इज 9 और इसके बाद फर्स्ट नंबर क्या है? दोनों नंबर सेम है, इधर भी 306 है, इधर भी 306 है, तो हम फर्स्ट नंबर की जगह लिख देते हैं 306 और सेकेंड नंबर दे रखा है 657। सेकेंड नंबर लिख दिया 657। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए ये वाला जो 9 मल्टीप्लाई में हम डिवाइड में भेज देंगे, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में आ जाएगा 9। और जैसे आप इसको कट करोगे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के आपको मेथड पता है। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन लग गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। देखो ये पूरा फुल ये हम लोग को प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो पहले कंपोजिट नंबर पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है। पहले प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? तो मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे, मैक्सिमम भी 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब कि 2 ही फैक्टर हो सकते हैं प्राइम नंबर के। लेकिन जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 1 से 2 डिविजिबल होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा और भी किसी नंबर से डिविजिबल होगा और भी किसी नंबर से डिविजिबल होगा, तो हम लोग उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जांपल समझने के लिए, जैसे 4 है तो 4 1 से भी डिविजिबल होता है, आप कहोगे हाँ 1 4 जा 4 होता है। 2 से डिविजिबल होता है, 2 2 जा भी 4 होता है। 4 से डिविजिबल होगा तो 4 1 जा भी 4 होता है। देखो 3 फैक्टर्स हो गए। अब यहीं कहीं में 2 का एग्जांपल ले लें तो 2 डिविजिबल होता है 1 से और खुद से, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हुए। और कोई नंबर जैसे 5 किससे डिविजिबल है? तो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है, तो ये प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स हो गए। तो हम लोग को ये जो नंबर है ना वो प्रूव करना है कि कंपोजिट है। तो सबसे पहले देखो देख क्या रखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का 13। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर भी 13 दिख रहा है, यहां भी 13 दिख रहा है और जो 13 है वो मेरा है। तो एक काम करते हैं, तो 13 को हम लोग उठा लेते हैं बाहर कॉलम पकड़ के। बचा कौन अंदर? तो अंदर ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, तो इसको लिख लो 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस का जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला नहीं 1 होता है तो 1 लगा दिया। ये 13 आ गया, मल्टीप्लाई में 7 11 जा 77 प्लस का 1 और इसको जैसे आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 78 और बगल में लिखा है 13। अब आपको पता है कि 78 किसके टेबल में आता है? तो आता है 13 6 जा 78 होता है मल्टीप्लाई 13। देखो ये 13 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 1 तो सबके साथ होता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये नंबर हो गया कंपोजिट नंबर, है ना। ऐसे वो भी नंबर प्रूव हो जाएगा, उसको भी प्रूव कर लेते हैं साथ ही साथ। चलो तो नंबर क्या है? देखो 7 है, मल्टीप्लाई में 6 है, मल्टीप्लाई में 5 है, मल्टीप्लाई में 4 है, मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई में 1 है, प्लस का 5 है। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। दोनों से 5 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और जिसका कोई नहीं होता उसका 1 बचेगा। और फिर इसके बाद 5 है, मल्टीप्लाई करा लो तो 7 6 जा 42, फिर इसके बाद 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और प्लस का 1। अब इसको आप जैसे मल्टीप्लाई कराओगे, चलो मल्टीप्लाई नहीं करा देते हैं, इतना मेहनत ना करो तुम लोग। तो 24 2 जा हो जाएगा 48, कैरी 4 24 हो जाएगा 96 100 108 हो जाएगा प्लस का 1। ऐड करोगे तो आ जाएगा 109 मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक जीरो और लगेगा तो हो जाएगा 1009 और मल्टीप्लाई में 5। देखो 1009 है और 5 है और एक भी फैक्टर होता है, तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन कि कंपोजिट है। 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा प्रूव कर तो कंपोजिट बन जाएगा, 2 फैक्टर्स होंगे तो प्राइम हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहां पर √3 होगा, तो मैं बना दे रहा हूं √3, यहां पर होगा √3। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपने, ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, ये आएगा या इसके छोटे मोटे भाई आएंगे। छोटा मोटा भाई मतलब कि प्रूव कर देगा कि 2 + √3 एक इररेशनल नंबर है, 5 + √3 एक इररेशनल नंबर है। ये छोटे मोटे भाई है, लेकिन ये बड़ा भाई है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये चीज है कि इररेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इररेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लेकिन नीचे वाला 0 के बराबर हो जाता है, उसे इररेशनल कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला 0 के बराबर हो गया तो इररेशनल हो जाएगा। अब इररेशनल, और इसके साथ साथ एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, वो क्या चीज है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। अब इसको बात को समझने के लिए, जैसे हमने लिख दिया 5 और 15, अब बताओ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो आप बोलोगे ये दोनों 5 से कट रहे हैं, इसको भी 5 से काट दो, इसको भी 5 से काट दो, तो दोनों 5 से कट रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF क्या है? 5। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो आप बोलोगे ये किसी से नहीं कट रहे हैं, लेकिन 1 से कट रहे हैं, तो 1 से काट दो, तो इनका HCF कितना आ गया? 1। तो ये को प्राइम नंबर्स है। जैसे अभी हम लिख दें 10 और 13, बताओ ये को प्राइम है कि नहीं? आप बोलोगे को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कटे हैं और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। तो ऐसे दो नंबर्स जो 1 से कटे और किसी से ना कटे, उन्हें हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप ये बात समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब चल रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो आपको को प्राइम की डेफिनेशन समझा दी। अब क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्मेट में आते हैं। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेट p/q be the rational numbers where p and q are co-prime numbers। समझ गए ना? ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रूव नहीं कर पाओगे। को प्राइम मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब p और q को काटने के लिए सिर्फ कौन कौन तैयार है? और कोई नहीं, सिर्फ और 1। मतलब p और q सिर्फ 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, और किसी से कट गए तो को प्राइम नहीं है। तो ये बात आपको पता चल गई। अब आपको इसके बाद करना क्या है? हम जा रहे हैं, सीधा लिख लेंगे √3 p/q, मतलब एक रैशनल है, एज्यूम करेंगे लेट p/q बी रैशनल नंबर। p/q एक रैशनल नंबर है, इतना लिख दिया। p/q एक रैशनल नंबर है, इतना लिख दिया। इसके बाद हम लोग q को मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे? √3 से, तो आ जाएगा p = √3q। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इसको याद रखना है ना। अब एक काम करते हैं, काम ये करना है कि हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कराने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप जैसे ही दोनों साइड से स्क्वायर कराओगे तो √3q को स्क्वायर करोगे और p का स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा 3q² और ये हो जाएगा pq²। अब इसके बाद हम q² को रोक लें और 3 को धक्का मार के नीचे गिरा दें, तो ये हो जाएगा p², 3 से डिविजिबल है। देखो स्टार्टिंग में बात हम लोग ने क्या लेट की थी कि p को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, लेकिन यहाँ p को काटने के लिए 3 बैठा है नीचे। तो हम लोग अपने ही अजम्पशन को गलत कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन में करना है। अपनी बताई हुई चीज को गलत प्रूव कर दो, यही इस क्वेश्चन का मेन फॉर्मेट है। तो p² को 3 डिवाइड कर रहा है। अब इसके साथ साथ एक फॉर्मेट हो गया, मतलब ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर यहां से खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही p को, ये जो p है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट p = जो नीचे लिखा है उसी के टर्म्स में k मान लो, तो हम मान लेते हैं 3k। p को हमने मान लिया 3k। अब हम जा रहे हैं रखने, तो q² p की जगह लिख देंगे 3k और इसका स्क्वायर और अपॉन में 3। तो q² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, k का k² अपॉन में 3 काट दो, तो ये कट जाएगा। q² आ जाएगा कितना? 3k। अब k की वैल्यू कितनी आ गई? तो k की वैल्यू आ गई है q² 3। अब देखो q को भी 3 काट रहा है, p को भी 3 काट रहा है, p और q दोनों को 3 काट रहे हैं। इसका मतलब p और q को प्राइम्स नहीं है, हेंस p and q आर नॉट
कोप्राइम्स। अब जब कोप्राइम नहीं है तो हमारी स्टार्टिंग की जो बात थी हमने लिखी थी वो गलत साबित हो गई, और जैसे गलत साबित हो गई तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये वैसे तो लाइंस और एंगल्स का क्लास 8 का, लेकिन क्लास 10th में ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आया है। क्या लिखा है? लिखा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल, पहले काम करते हैं कि हम एंगल लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई एंगल है एक्स, लेट। हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने से 180 मिलता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने से 180 मिलता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो एक काम करते हैं, हम दो एंगल ऐड करते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट एंगल, पहला एंगल मान लेते हैं एक्स है, दूसरा एंगल मान लेते हैं ये है वाई। दो एंगल्स है एक्स और वाई, और आपको पता है क्लास 8th में आपने ये वाला पढ़ा होगा लीनियर पेयर वाला। अगर ये एंगल एक्स है तो ये कितना होगा वाई, और इन दोनों को जोड़ने से कितना बनेगा? तो हमेशा बनेगा 180। इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। The sum of any two angles is known as, the sum of two angles should be 180 degree and that angles are known as supplementary angles। तो दो एंगल को जोड़ दिया 180 आ जाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इतना हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब देखो बड़ा कौन है, हमें वहां से अंदाजा लग रहा है कि एक्स बड़ा है जो हमने लेट किया, तो ये हमारा है लार्जर एंगल, लार्जर, और ये है स्मॉलर। ये बात हम लोग को पता चल गई है, इतना हो गया। और अगर आपको एक ही क्वेश्चन में करना तो एक ही क्वेश्चन में भी हो जाएगा, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब बोल रहे हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है, लिख देते हैं, देखो ये लार्जर, बड़ा वाला एंगल कौन सा है? तो बड़ा वाला एंगल है एक्स। अब इक्वेशन बना रहे हैं, ध्यान से देखना। बड़ा वाला एंगल हम लोग ने जो लेट किया है वो एक्स है। एक्सीड का मतलब होता है इज इक्वल टू लगा के दूर पर प्लस लगा देना। एक्सीड का मतलब आप याद रखो, लीनियर इक्वेशन बनाने में बहुत हेल्पफुल है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो एक्सीड का मतलब होता है इज इक्वल टू लगा के दूर पर हमने प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू लगा के दूर पे प्लस लगा दिया। और स्मॉलर एंगल क्या है? स्मॉलर एंगल है वाई, स्मॉलर एंगल है वाई। अब कितना बड़ा है? तो 18 डिग्री बड़ा है, यहां लिख देते हैं 18, यहां पे लिख देते हैं हम लोग 18, है ना। तो ये देखो एक इक्वेशन ये तैयार हो गई, लैंग्वेज से निकाल लिया, और दूसरी इक्वेशन हमने पहले से बना दी थी। अब x की जगह कितना लिख देते हैं? y प्लस 18। तो x की जगह लिख दो y प्लस 18, और प्लस का देखो x की जगह हमने इतना लिख दिया, प्लस की जगह प्लस आ गया, y की जगह y आ जाएगा, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ दो, y कितना हो जाएगा? 2y, और प्लस का 18 इज इक्वल टू 180, और ये 2y इज इक्वल टू, माइनस कराओगे 180 को 18 से, तो यहां पर आ जाना चाहिए, यहां पर बचा 2, यहां बचा है 6, यहाँ पे 1 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ 2 8 जा 16 2 1 जा 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है? तो y की वैल्यू आ गई है 81। तो x कितना आ जाएगा? तो x आ जाएगा 81 प्लस का 18 जोड़ने पर आपको मिलेगा 99। तो आपको x और y दोनों को वैल्यू पता चल गई। इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का या 3 नंबर का बनेगा, इसके आगे जा ही नहीं सकता ये, है ना। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार पढ़ो, है ना, फिर इसके बाद पढ़ने के बाद जो समझ में हमें बताना। लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। मान लेते हैं यहां से लेकर आप जाते हो रामा देवी, आपको तो पता नहीं रामा देवी कहां है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, यहां से लेकर 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन चकेरी एंड रामा देवी इज 4 किलोमीटर्स, है ना। तो आप यहां से लेकर गए हो रामा देवी, है ना, और टैक्सी वाला आपको मिला यहाँ पर, और बोलता क्या है? बोलता है कि पहला किलोमीटर का आपसे लूंगा 8 रुपए, पहला किलोमीटर का आपसे लेंगे 8 रुपए, और जितने किलोमीटर चलोगे तो 5 रुपए के हिसाब से जुड़ता रहेगा। और भाई साहब आपको जाना कितना था? 4 किलोमीटर जाना था, तो 4 किलोमीटर में पहला किलोमीटर तो 8 रुपए ले लिया उसने आपसे, पहला किलोमीटर का 8 रुपए आपसे ठग लिया। अब बचा कितना? 3 किलोमीटर बचा, तो 3 किलोमीटर में आपसे कितना रुपया लेगा? 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, कितना रुपया बन जाएगा? 15 रुपया इधर का। पहला किलोमीटर कितना खा गया? 8 रुपए। टोटल आप किराया कितना दे दोगे? तो टोटल किराया दे दोगे आप उसको 23 रुपया। समझ गए बात? पहला किलोमीटर ही मैटर करेगा यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए, ये आप एक बार समझ लो। जब गए तो पहला किलोमीटर का 8 रुपए कट गया, बाकी बचे कितने? 3 किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से पैसा कटेगा, तो आ जाएगा 15। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। अब देखो क्वेश्चन समझो, लिखा है एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, ये नौटंकी फालतू की ये सब
आगे पढ़ ले रहे, यहां से लिखा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है ना, तो 10 किलोमीटर जाना है, लिख देते हैं 10 किलोमीटर्स। और 10 किलोमीटर का कितना रुपए लगेगा, 105 रुपए। और इसके बाद 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपए लगता है। तो एक हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, यहाँ पर 15 किलोमीटर है, दोनों लिख दिया, 10 और 15 किलोमीटर। इतना लिखने के बाद फिक्स चार्ज बताया ही नहीं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज है x रुपीज। और पर किलोमीटर का चार्ज कितना पड़ेगा, पर किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज, है ना। तो अगर टैक्सी ड्राइवर फिक्स चार्ज ले रहा है तो x कितने का है, द टैक्सी चार्जेस में से फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इसमें पहले किलोमीटर का रेट नहीं बताया, तो फिक्स चार्ज लगेगा, आपको x रुपए देना होगा। और बाकी जितना किलोमीटर आप जाओगे, इसमें बैठने का चार्ज, मान लो कोई बैठ गया और चला नहीं, तो x किलोमीटर आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, जिसने एडवांस बुक कर लेते हैं। और जितना किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपए की 10 किलोमीटर कितना 10 किलोमीटर जाना है और y के हिसाब से पैसा कटेगा, तो 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा आपका, वेयर इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज 105 रुपया, तो 105 रुपए। ये पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरा क्या है, फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, आप चलो चाहे ना चलो, टैक्सी ड्राइवर का रूल है भैया। और 15 किलोमीटर के हिसाब से जाओगे तो y रुपया कट रहा है, y रुपया चलेगा। इसके बाद टोटल भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 155 रुपीज, तो 155। अब ये इक्वेशन दोनों मिलकर तैयार हो गई हैं, एलिमिनेशन लगा देते, उड़ा देते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन थोड़ा स्पेस क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, तो पहली इक्वेशन थी x, दो इक्वेशन तो बना ली थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा स्वाहा। यहां से 15y में 10y चला गया, कितने y बचे, 5y, लेकिन साइन किसका बड़ा था, 15 वाले का, तो माइनस लगा दो। और 155 में 105 गया तो 50 बचा होगा, 50 बचा होगा, माइनस साइन, माइनस से माइनस काट दो, y के लिए कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे आ जाएगा 10। मतलब y के यहाँ कितना लग रहा है, पर किलोमीटर का आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। और x वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ, तो आ जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 105। x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू पता नहीं, 10, y की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू आ जानी चाहिए कितनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 रुपए। मतलब फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा 5 रुपए, और जितने किलोमीटर आप जाओगे उसके हिसाब से आपको 10 रुपए का चार्ज पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन लगा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो माइनस, दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। दो नंबर्स हैं, डिफरेंस वाला होता है पहले माइनस, ये याद रख लो। इसके बाद दो नंबर से पहला नंबर मान लेते हैं x है और दूसरा नंबर मान लेते हैं y है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई दे कितना रखा है, 26। आपको ये बात पता होगी कि x बड़ा है, बड़े से छोटा माइनस होता है, तो पहली क्वेश्चन तैयार कर दी। अब इसके बाद क्या बोला है, बोला पहला नंबर को हम लोग क्या माने हैं, पहले नंबर को माने हैं x, फिर लिखा है इज का मतलब होता है इज इक्वल टू लगा दिया, फिर लिखा है 3 तो हमने लगा दिया 3, फिर लिखा है टाइम्स लगा दिया मल्टीप्लाई, फिर लिखा है अदर हम लोग मतलब दूसरा नंबर क्या है y, तो x की वैल्यू आ गई है 3y। अब ये इक्वेशन दूसरी है और ये इक्वेशन पहली है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, x की जगह कितना रखना है 3y, तो x की जगह लिखना है 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3y में एक y चला गया, कितने y बचे, 2y इज इक्वल टू 26। y के लिए कितनी आ जाएगी, तो ये बच्चे लोग जानते हैं, कट्टू कट्टू कर दो इसको, तो आ जाएगा कितना 13, तो y की वैल्यू आ गई 13। x कितना आ जाएगा, तो x आ जाना चाहिए 39, तो x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई है 13। दो नंबर्स का पूछा था, डिफरेंस भी कर लो तब भी आंसर सही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, काफी ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन मॉडरेट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो करना क्या है, देखो एक लाइब्रेरी है, लेंड का मतलब होता है उधार देना, है ना। तो कुछ लोग इसको मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए लिख देते हैं लेंडिंग लाइब्रेरी ऐसा फिक्स चार्ज उसका है, लेकिन पहले 3 दिन का है, मतलब 3 दिन जाओगे तो उसका फिक्स चार्ज पड़ेगा। तो फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x रुपीज। पहले 3 दिन अगर आप बैठे तो x रुपए आपको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जितने दिन रुकोगे माइनस कर लो, उसके हिसाब से चार्ज बढ़ता रहेगा आपका।
ठीक है, उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा जितने दिन भी बचेंगे। तो कोई व्यक्ति कोई लड़की है, उसका नाम है सारिता, है ना, सरिता, सरिता, और कौनो वाली का नाम तो नहीं सरिता, पता चले, हाँ सरिता है, और सरिता को 27 रुपए देने पड़ गए। कितने दिन रुकी थी सरिता? 27 रुपए दिए सरिता ने। देखो सरिता का यहाँ पे हिस्ट्री लगाता हूं, है ना, अगर किसी का इमोशनल कनेक्शन हो सरिता का तो बताना मेरे को। सरिता को 27 रुपए देने पड़ गए कब? जब सरिता 7 दिन के लिए रुकी। तो सरिता 7 डेज के लिए रुकी ना, तो 7 डेज में सरिता का 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चला गया, 3 डेज चला गया किसमें? फिक्स चार्ज में। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स रुपीज, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है हमने यहाँ लिख दिया है एक्स रुपीज, और इसके बाद जितने एक्स्ट्रा दिन आप गुजारोगे उसका एक्स्ट्रा दिन का, एक्स्ट्रा डे का आपको वाई रुपया देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज का तो एक्स हो गया। तो एक्स 3 दिन का कट गया, अब बचा कितने दिन? तो 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन का आपको एक्स के हिसाब से, वाई के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। तो 4 दिन का वाई के हिसाब से किराया दो और दोनों जोड़ दो, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा दिन का दोनों का चार्ज जोड़ दो, तो आपको भाड़ा कितना देना पड़ेगा? इनको 27 रुपए देना पड़ेगा। तो सरिता वाली इक्वेशन तो बनके तैयार हो गई, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो ये इक्वेशन एक बनके तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरा कौन है? सुसी है। ये कैसा कैसा नाम है सुसी, हाँ तो सुसी का भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनका क्या है। सुसी कितने दिन रुकी है? तो सुसी रुकी है 5 दिन, तो सुसी का 5 डेज है। 5 डेज में 3 डेज चला गया किसमें? फिक्स चार्ज में। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स रुपीज, 3 दिन रुकेगी तो एक्स रुपया देना पड़ेगा। अब बचे कितने दिन है? 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन का किसके हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा? वाई के हिसाब से। तो एक्स प्लस 2y कितना भाड़ा इनका हो गया है, कितना किराया हो गया? तो किराया हो गया 21 रुपए इनका। तो लिख देते हैं 21। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये सुसी की है, वो सरिता की है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, उड़ा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27, माइनस 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 स्वाहा, 4y में 2y बच रहे, तो कितना बचा? माइनस का 2y, 27 में 21 चला गया, माइनस का 6, माइनस से माइनस स्वाहा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। जब y की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर रख दो, x भी आ जाएगा। तो x प्लस 2y की जगह यहाँ पे रख देते हैं 3 इज इक्वल टू 21। x की वैल्यू आ जाएगी 21 में 6 माइनस कर दो 15, मतलब फिक्स चार्ज आपका 15 रुपया है। और इसके बाद पर डे का कितना चार्ज है? तो पर डे का 3 रुपया है। और इसके हम लोग को k की वैल्यू निकालनी है, और ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। k की वैल्यू निकालनी है, और दे रखा है कि इन्फिनिट सॉल्यूशन है, दे रखा है इन्फिनिट सॉल्यूशन है। और आपको ये बात पता होगी कि 3 टाइप की इक्वेशन दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन में, एक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं पैरेलल लाइन, हम लोग इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। और इसके होते हैं ढेर सारे सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, और इसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा चीज, अगर इसको आगे से काट दिया जाए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इसको फ्रंट से उड़ा दो, मतलब इज इक्वल टू कट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तो आप बोलोगे 1 सॉल्यूशन होता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये 2 वर्ड चलते हैं। और जिसके पास सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। आप दूसरी बात भी याद रखोगे ये वाली। अब तीसरी बात भी बता देते हैं, लगे आप। तो तीसरी बात ये है कि अगर हम लोग पीछे से काट दें, पिछवाड़े से, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और इसको पीछे से मैंने उड़ा दिया ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और ये कहीं नहीं कटेंगी तो इसके होंगे नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं होते उसे हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आपको ये बात नोट कर लेनी है अपने कॉपी में, क्योंकि इससे एक k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो 3 बातें हमने आपको बता दी, एक कोइंसिडेंट का, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और एक पैरेलल लाइंस का। अब बात यह है कि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। x के साथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं a1, तो ये हो गया 2। इधर वाले x के साथ जो है वो है a2, तो ये लिख देते हैं k प्लस का 1। फिर इज इक्वल टू लगाओ, बाद में देखा जाएगा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन्फिनिट दे रखा है, इन्फिनिट तो बराबर ही होता है। इन्फिनिट मतलब होता है मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस या इन्फिनिट सॉल्यूशंस, मतलब सब जगह बराबर है। तो बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। b के साथ कौन है? तो 3 है। और इधर b के साथ कौन है? तो इधर b y के साथ है 1 माइनस का 2k। अब इधर c के साथ मतलब अकेला कौन है? तो इधर अकेला है भाई ये सलमान खान,
ये सलमान खान है और राहुल गांधी, मतलब अकेला इसका कोई नहीं है, सिंगल बेचारा तड़प रहा है, और ये भी सिंगल है, तो ये लिख देते हैं 5k माइनस का 4। अब हम लोग को क्या की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करोगे तो आ जाएगा 2 के बगल में आ जाएगा 1 माइनस 2k, और 3 के बगल में आ जाएगा k प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4k, और 3k, और 3 1 जा 3। अब जो छोटा वाला k है उसको बड़े वाले के पास ले जाओ, क्योंकि छोटा आदमी बड़े वाले के पास आता है, समाज का रूल है ये। तो मतलब 3 इधर भाग के आएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3k प्लस का 4k, ये हो जाएगा टोटल 7k इज इक्वल टू माइनस का 1। k की वैल्यू आपके दिखाएगा माइनस का 1/7, और यही आंसर है ना। तो आपको ये बात ध्यान देनी है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, बस मजा आना चाहिए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5 साल पहले, अभी कितना है पता नहीं, तो मान लेते हैं कि सॉरी पेन मार्कर मैंने स्टार्ट नहीं किया क्या। हाँ, तो ए की एज मान लेते हैं x है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना, और b की एज कितनी है, तो b की एज है y, ये भी प्रेजेंट बात कर रहे हैं। तो अब x और y में क्वेश्चन अच्छा लगता है, ए भी थोड़ा पुराना लगता है, तो x और y में क्वेश्चन चलेगा। 5 साल पहले की बात हुई, तो x को 5 साल पहले ले जाओ, तो 5 साल पहले x कितना होगा, x माइनस 5 का, तो y रुका थोड़ा ना रहेगा, उम्र किसी की रुकती नहीं है, तो y को भी 5 साल पहले ले जाओ, y माइनस 5। अब दोनों को 5 साल पहले खुदा दिया, क्वेश्चन यहां तक ही पहुंच गए, है ना। अब लिखा है a, बोले तो ये वाला a, तो x माइनस 5 लिख दिया, ये a की जगह कितना आ गया, x माइनस 5, वॉस का मतलब होता है इज इक्वल टू, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इज इक्वल टू लगेगा, इज इक्वल टू लगा दिया। थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स, किसका, तो b का। तो इक्वेशन पहली बन गई है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस का 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 10। ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई। बिल्कुल देखो लैंग्वेज से निकाला क्वेश्चन, कोई ना रटा ना रटाया, बिल्कुल नॉर्मल सा है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो भुला जाएंगे। अगला चीज क्या दे रखा है, अगली चीज दे रखी है 10 years later, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब प्लस की बात हो रही है, और ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो 10 years later, तो x में 10 साल जोड़ देते हैं और y में भी 10 साल जोड़ देते हैं। अब दोनों को हमने भविष्य के दर्शन करा दिया है। अब इसके बाद लिखा है ए के मतलब ये लिख दिया ए ना, शेल मतलब होता है विल बी, शेल बी मतलब होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू। फिर लिखा है ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, तो 2 गुना करोगे तो ये इतना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20, इसको अंदर बुलाओ तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब इसका हम लोग कट्टू कट्टू कर देते हैं तुरंत से, तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, दूसरी हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस, देखो साइन चेंज होता है, ये प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, ये स्वाहा इसका हो गया। 3y में 2y बचे तो माइनस का 1y बचा, क्योंकि ये बड़ा है, और इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दो, y की उम्र आ गई है, और इसका हैप्पी बर्थडे हम लोग मना देते हैं यहीं पर। y की वैल्यू आ गई है 20 साल। जब y 20 साल का आ गया है तो x भी पता कर लेते हैं, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 50। ये बुढ़ा गया है, ये कोई काम का नहीं है, x बुढ़ा गया है और y अभी जवान है ना, और जवानी की अवस्था बहुत अच्छी अवस्था होती है।